आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आज के इस क्लास में फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, फलन को समझने वाले हैं कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शन की तो कई डिफिनेशन है, ठीक है, फलन की तो कई परिभाषा है, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा जिससे आप फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को ग्राफिकली समझते हैं कि कोई ग्राफ कब जो है फंक्शन होगा या कब नहीं होगा। सबसे पहले हम फंक्शन को ग्राफिकली समझेंगे। तो ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन जो होती है, सबसे पहले हम वही डिफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे क्या होती है। तो ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, में आपको ध्यान रखना है एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट is called a function. It is denoted by the y equal f of x. ओके, तो ये आपकी ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन होती है। इस डिफिनेशन को आप सभी लोगों को माइंड में बैठाना पड़ेगा। क्या है कि एनी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ पे ड्रा करें और वो ग्राफ को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करे तभी हम उसे फंक्शन बोल सकते हैं, अदरवाइज वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। अब अगर इस पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो देखो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं हुआ, नॉट अ फंक्शन। बट हम लोग स्ट्रेट लाइन का अगर आप जानते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होता है। अब इस पे हम चाहे जहाँ और चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करें ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन हुआ। ये हम इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर सर्कल नहीं हुआ तो जो इलिप्स होता है, इलिप्स लाइक इस तरीके से बनता है, ये भी नॉट अ फंक्शन में ही आएगा। ये इलिप्स का ग्राफ है तो इलिप्स भी फंक्शन नहीं होता है, सर्कल भी आपका फंक्शन नहीं होता है। जो स्ट्रेट लाइन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये आपका एज अ फंक्शन हो जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, मतलब एक फंक्शन होता है। क्योंकि अब सारी स्ट्रेट लाइन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि फंक्शन होती ही है, बट वो स्ट्रेट लाइन जिसका ग्राफ इस तरीके से बनता होगा वो स्ट्रेट लाइन आपकी फंक्शन है। क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन में भी कुछ ग्राफ हैं जो फंक्शन नहीं होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे एक ही स्ट्रेट लाइन में है जो फंक्शन नहीं होता है, बाकी सारे तो फंक्शन होते हैं। स्ट्रेट लाइन आपका जनरली एज अ फंक्शन जो है कंसीडर होता है, ठीक है। जैसे अब आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे आप लोग जानते होंगे x इक्वल 7 का मतलब क्या होता है, x इक्वल 7 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल 7 का क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो x इक्वल 7 आपका यहाँ कहीं होगा ना, तो ये लाइन हुई कि नहीं बताओ, हुई। अब अगर इस पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो देखो मेनी प्लेसेस पर कट कर देगा कि नहीं बताओ, वर्टिकल लाइन अब इस पे अगर आप जो है ड्रा करते हो तो मेनी प्लेसेस पर कट करता है। तो कहने का मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ। जो x इक्वल 7 है या x इक्वल आप -5 कर लो, तो ये आपका जो है जो लाइन पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस।
वो लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी फंक्शन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? रीजन आप जान रहे हो, क्योंकि इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो मेन ही पॉइंट पे क्या कर देगा, कट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए फंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये x इक्वल 7 जो होता है, x इक्वल -5 होता है, अर्थात ये जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस वाला होता है, यही आपका जो है लाइन में फंक्शन नहीं कंसीडर किया जाता है। बाकी सारी जो स्थिति होती हैं, इसके अलावा जो स्थिति होती हैं, वो हमेशा एक फंक्शन की कैटेगरी में होती है ना। अब जैसे मैं अगर ये किया होता, y इक्वल अगर मैंने 3 किया होता, तो y इक्वल 3 का मतलब ऊपर यहाँ पर कहीं होगा ना ऐसे। अब इस पे देखो वर्टिकल लाइन ड्रा करो, चाहे जहाँ ड्रा करो, देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं बताओ। तो ये y इक्वल 3, ये y इक्वल 3 का वैसे क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, अब अगर आप -3 कर दो तब भी, +3 कर दो तब भी, तो ये आपका फंक्शन होगा, ये आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो लाइन में एक ही फंक्शन नहीं हो सकता, बस ये है जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। अब जैसे y बराबर mx आप लोग जानते होंगे, y बराबर 2x, तो इसका अगर आप कुछ इस तरह बनता है तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका फंक्शन होगा, ठीक है। या अगर इस तरह का है 2x + 3y = 6 ना। अब ये जो लाइन है कुछ इस फॉर्म की है कि नहीं, ax + by + c = 0 के फॉर्म की है। तो ये भी हमेशा अगर लाइन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, ठीक है, या इस फॉर्म में है, तो हमेशा क्या होगा, एज अ फंक्शन उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में। लाइन के केस में कौन सी लाइन जो है फंक्शन नहीं हो सकती, तो याद रखना लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस जो है आपका फंक्शन नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे समझेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दें आप। अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ तक बात आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब हम पैराबोला की बात करने चल रहे हैं। तो पैराबोला जो है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। परवलय के 4 प्रकार होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स के क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। जैसे जो राइट हैंड पैराबोला होता है, जो राइट हैंड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन y² = 4ax के टाइप का होता है ना। और इसका जो ग्राफ होता है लाइक इस तरह बनता है, लाइक इस तरह बनता है ना। अब इस पे अगर हम वर्टिकल लाइन क्या करें, ड्राफ करें, तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट कर दिया कि नहीं। तो ये जो आपका राइट हैंड पैराबोला होता है, अर्थात y² = 4ax होता है, ये आपका नॉट फंक्शन की कैटेगरी में आता है, समझ गए। अब इससे बहुत सारे इक्वेशन हम याद रख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ y² = x, तो ये आपका नॉट फंक्शन होगा, है ना। y² = 4x हो गया, ये नॉट फंक्शन होगा। y² = 20x, ये आपका नॉट फंक्शन होगा, क्योंकि ये सारे इसी से तो इंस्पायर हो रहे हैं, इसी से तो निकल रहे हैं। तो इससे जो भी निकलेंगे, इससे जो भी निकलेंगे वो कभी भी आपके जो है क्या फंक्शन नहीं होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कि जो राइट हैंड पैराबोला होता है या लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। अब भाई लेफ्ट हैंड पैराबोला में क्या होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला में y² = -4ax हो जाएगा ना, माइनस ही तो आ जाएगा। जैसे y² = -x हो गया, y² = -2x हो गया। तो ये सब भी आपके जो है फंक्शन नहीं होते हैं, ये सब भी आपके फंक्शन नहीं होते हैं, याद रखो। अब अगर आपको ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन याद है, तो इन सब को आप ग्राफ के द्वारा बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अभी हम उसकी मैथमेटिकली डिफिनेशन भी बताएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है, सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
तो जो लेफ्ट राइट पैराबोला होता है वो फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके ग्राफ में आपने देखा जब हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया तो वो 2 पॉइंट पर जो है चीज़ों को कट की, और फंक्शन होने के लिए वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपवर्ड पैराबोला की। अपवर्ड पैराबोला में जैसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है अपवर्ड पैराबोला का, ऐसे बनता है ना, लाइक ना। अब इसमें चाहे जितनी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, देखो एक ही पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं बताया ग्राफ को, तो ये आपका जो है फंक्शन होता है। तो इसको हम एज अ फंक्शन बोल सकते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला को हम फंक्शन में रखते हैं। अब जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, वाई हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2i हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हुआ, या डाउनवर्ड पैराबोला भी आप जानते हो। डाउनवर्ड पैराबोला में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, -4ay। जैसे मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2y की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y की, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके फंक्शन होंगे, ये सब आपके फंक्शन होंगे, क्योंकि इनका ग्राफ बनाओगे भाई, इनका ग्राफ, इन सब का कोई का भी ग्राफ बनाओगे तो इस तरह बनेगा, और वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो एक ही पॉइंट पे ग्राफ को जो है वो कट करेगा। और ये डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है, ऐसे बनता है ना, लाइक ऐसे। अब इस पे भी चाहे जहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा करो, चाहे जहाँ ड्रा करो, एक ही पॉइंट पे तो कट करेगा। तो ये सब भी आपके क्या हुए, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो ये सब आपके फंक्शन होते हैं ना, इनके ग्राफ के द्वारा चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। जो आपका सर्कल होता था ना, जिसको आप ना सर्कल, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो फंक्शन एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक्स वाई में जो एक रिलेशन बनता है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए वाई की एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। एक्स की एवरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम उसको जो है क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे बात यहाँ पर देखो, ये आपका सर्कल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन यही होता था, वृत्त का मानक जो समीकरण होता था ऐसे ही होता था। अब जैसे, और इसका चित्र कुछ ऐसा होता था सर्कल का। अब इसमें हम कोई भी देखो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, इसलिए फंक्शन नहीं है। या इलिप्स का जो इक्वेशन होता था ये होता था एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। अच्छा, एक बात आप देखो, कभी भी आपको जो टीचर्स लोग बोलते थे, माना ये कोई फंक्शन है, माना ये कोई फंक्शन है, तो आपको अगर ये चीज़ ध्यान में हो तो बहुत ही, कभी भी जैसे जो फंक्शन होता था इस तरीके से मान लेते थे या इस तरीके से कर देते थे, समझ रहे हो ना। जैसे फंक्शन होता था तो जब भी कहते थे ना लेट बी द फंक्शन या कंसीडर ना द फंक्शन, तो इस तरीके से चीज़ों को करते थे, कभी भी ऐसे नहीं करते थे। आप याद हो तो इसको कभी फंक्शन नहीं बोलते थे, क्योंकि इसमें जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, देखो मेनी प्लेसेस पर जो है चीज़ें कट आउट हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कभी भी जब भी फंक्शन बोला जाता था ना, कुछ इस तरीके का ही ग्राफ दिमाग में रखा जाता था। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास अगर ग्राफिकली डिफिनेशन ऑफ फंक्शन माइंड में नहीं रहेगी तो हम इसको भी फंक्शन मान लेंगे और हम गलत हो जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था। तो ग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको मैथमेटिकली मतलब जो है समझाऊंगा कि क्या होता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 डिफिनेशन आपको फंक्शन की कम से कम जाननी ही चाहिए, एक ग्राफिकली जाननी चाहिए, एक मैथमेटिकली, और एक आपका जो है मैपिंग के फॉर्म में डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो ये 3 डिफिनेशन अगर आपको फंक्शन की मालूम रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तीनों ही डिफिनेशन बात एक मतलब एक ही बात को इंडिकेट करेगा, एक ही बात को सूचित करेगा,
ठीक है, वो बात अभी तीनों जब डिफिनेशन समझ लोगे तो जान जाओगे क्या है, क्या बात है। ठीक है, मतलब y जो है हमेशा एक होना चाहिए हर x के लिए, हर डिफरेंट x के लिए या सेम x के लिए आपका जो y होना चाहिए हमेशा सिंगल होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो फंक्शन आपका एक तरीके से क्या है, x और y में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन बोलते हैं। बट एवरी वैल्यू ऑफ x ना हैज, मतलब y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं। जो मतलब फंक्शन की जो सबसे कम शब्दों वाली डिफिनेशन मैं आपको बताऊं तो यही है कि अगर आप फंक्शन बताना चाहते हो तो एक छोटी सी बात याद रखो, 1x 1y, या दूसरा आप यहाँ पे याद रख सकते हो मेनी x और 1y। ठीक है, एक x पे एक y या कई डिफरेंट x पे भी एक ही y होगा तभी वो फंक्शन होगा। यही डिफिनेशन आपकी मैथमेटिकली होती है, मैथमेटिकली डिफिनेशन यही है। डिफरेंट x के लिए x आपका जो y होना चाहिए एक ही होना चाहिए, निचोड़ यही है। जैसे आप देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है, तो ये फंक्शन होगा क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं बताओ। अरे यार इसका अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो आराम से बना सकते हो। अब यहाँ पर x करोगे, यहाँ पर y करोगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 मिल गई, सॉरी y की वैल्यू 10 मिल जाएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू आपने 10 ले लिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 ले ना, मिल जाएगी कि नहीं बताओ। ऐसे अगर आपने x की वैल्यू 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लिया तो y आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है कि नहीं। एवरी x के लिए देखो आपका जो एवरी y है वो सिंगल ही है ना। तो यहां पर देखो ये वाला फॉलो हुआ नहीं, एक x पे एक ही y मिल रहा है, वहीं हम फंक्शन बोल सकते हैं जहां पे एक x पे एक y मिलता होगा या कई x पे भी एक ही y मिलता रहेगा तभी हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन का ना स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मैंने बताया जो स्ट्रेट लाइन किसकी फॉर्म की हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की हो, वो तो हमेशा आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। वही लाइन नहीं बन सकती है जो पैरेलल टू वाई एक्सेस हो, वही लाइन जो है फंक्शन नहीं होती है, बस ये मैंने बताया। बाकी उसके अलावा जितनी भी लाइन होती हैं सारी क्या होती हैं, एज अ फंक्शन उनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली में यही याद रखना, एक x पे एक y अगर हो या कई x पे एक y हो तभी आप उसको फंक्शन बोल सकते हो, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं बोल सकते हो। मतलब देखकर ही चीज़ों को जान सकते हो। जैसे अब यहाँ पर देखो तो कुछ वैल्यूएं जब आप अपने मन से लेंगे तो आपको चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि कहाँ फंक्शन है कहाँ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब यहाँ पे देखो हम अगर x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी कि नहीं बताओ। x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू में -1 लूँ तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर -2 लूँ तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं +2 लूँ तब भी मुझे y क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये आपका फंक्शन है। देखो एक x पे एक y आ रहा है, और देखो यहाँ पे डिफरेंट x पे y एक ही आ रहा है। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट x पे y एक ही आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो हमने कहा एक x पे एक y या कई x पे एक y आना चाहिए, तो ये दोनों बातें फॉलो हो रही नहीं, दोनों अलग अलग भी फॉलो हो सकती हैं, दोनों एक साथ भी फॉलो हो सकती हैं, तो वो फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक x पे एक y, और देखो डिफरेंट x पे मेनी x पे भी एक ही y है, तो ये आपका क्या हुआ, फंक्शन हुआ। वैसे भी अगर आप ये देखो तो अपवर्ड पैराबोला है ये। अरे मेरे भाई ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है ना। तो अपवर्ड पैराबोला हमेशा मैंने क्या कहा, वो फंक्शन होगा।
तो इसका अगर हम ग्राफ भी ड्राप कर लें और उसमें वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा का मतलब यह है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे वाई एक ही प्राप्त कर रहे हैं, एक ही प्राप्त कर रहे हैं। अगर दो जगह जो है चीजें प्राप्त होती रहेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब वहां पे वो फंक्शन नहीं होगा ना। एक एक्स पे अगर दो वैल्यू वाई की आती रहेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया? कौन कर रहा था? अच्छा, थोड़ा पानी निकाल दो। तो यहां तक बातें समझ में आप लोगों को आई होप आ गई होंगी। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला नहीं है, ये अपवर्ड पैराबोला आपका हमेशा फंक्शन होगा। अब यही एग्जांपल अगर आप ऐसे ले लो, जैसे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर लो, अब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जैसे मैंने x की वैल्यू 4 लिया तो भाई देखो वाई स्क्वायर बराबर मुझे 4 मिलेगा, तो y बराबर मैं √4 करूंगा, तो y बराबर देखो +-2 आ गया कि नहीं। देखो x की एक वैल्यू पे y मुझे क्या मिल गया? 2 बस ना। जैसे क्या होता है, आपने एक कहावत सुन रखी है कि तालाब में एक भी मछली गंदी हो जाए तो पूरा तालाब गंदा कहा जाता है। वैसे अगर x की एक भी वैल्यू पर y आपको डबल मिल गया या उससे ज़्यादा मिल गया तो वो बस पर्याप्त है। ठीक है, कि नॉट फंक्शन होने के लिए सफिशियंट है कि नहीं। हर देखो एवरी x या डिफरेंट डिफरेंट x पे y एक ही मिल रहा है तब तो वो फंक्शन है। अगर एक भी x पे 2 y मिल गया तो बस, उसके बाद चाहे आपको हर x पे एक ही y मिले, लेकिन एक x पे अगर 2 y मिल गया बस खत्म ना, दैट्स इट। तो वो क्या हो जाएगा? नॉट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, वैसे भी ये देखो कौन सा है? राइट हैंड पैराबोला है। अरे यार ये राइट हैंड पैराबोला है कि नहीं? तो वैसे भी मैंने बताया था कि राइट हैंड पैराबोला कभी भी आपका फंक्शन नहीं हो सकता। आप ऐसे भी जो फंक्शन की जो मैथमेटिकली डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गया है। तो कोई भी ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन है तो देख के ही थोड़ा सा आप देखोगे, जान जाओगे वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगना जरूरी है। तो यहां तक बातें नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं फंक्शन की। देखो ये जो फंक्शन होता है ना, ये जो फंक्शन होता है यही को मैपिंग भी बोला जाता है। फंक्शन या मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण ना, दोनों सेम ही है। फंक्शन को इन अदर वर्ड क्या बोला जाता है? मैपिंग, और मैपिंग को इन अदर वर्ड फंक्शन बोला जाता है। ये बात याद रखना है। क्या कहा जाता है कि फंक्शन या मैपिंग क्या है? जैसे अगर आपको एक डिफिनेशन ये भी बुक में आपको देखने को मिलती है कि फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन क्या है? एक तरह का रिलेशन है जो सेट ए और सेट बी द्वारा क्या होता है? डिफाइन होता है, द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, बट इसमें स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। समझ गए? तो ये आप बात होनी चाहिए, ये जो स्पेशल बात है ये स्पेशलिटी होनी चाहिए।
रिलेशन एक तरह का फंक्शन है जो सेट ए और सेट बी द्वारा डिफाइन होता है, बट स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है, ठीक है, वो सिंगल इमेज किसमें रखना चाहिए, बी में उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए। सेट ए के एवरी एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए बी में वो क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1, तब वो फंक्शन है, तब क्या है, फंक्शन है। तो यहां पे ये बात है। और इट इज डिनोटेड बाय द, ठीक है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ऐसे, या ए टेंस टू बी यहां, और यहां पे ऊपर एफ लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ये वाला नोटेशन तो आपको मालूम ही है, y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां पर अगली बात आपको याद रखना है, जैसे एफ सच दैट ए टेंस टू बी है, तो ए आपका ना डोमेन होता है, ए आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और बी यहां पर आपका कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। ए आपका डोमेन कहलाता है और बी आपका क्या कहलाता है, डोमेन, कोडोमेन कहलाता है। यहां पे याद रखो यक्स का क्या मतलब है, इनपुट वैसे होता है ना, और इनपुट के ही कलेक्शन को डोमेन कहा जाता है। वाई आपका एक तरह का क्या है, आउटपुट है, और आउटपुट के कलेक्शन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है ना, रेंज या कोडोमेन कहा जाता है, रेंज या क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है। रेंज और कोडोमेन में माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा ही चीज़ों को समझा पाऊंगा, ठीक है। तो बट ये याद रखना, आउटपुट का ही कलेक्शन रेंज या कोडोमेन भी है, और इनपुट के कलेक्शन को डोमेन कहा जाता है, डोमेन, ठीक है। डोमेन और रेंज फंक्शन की इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है, जैसे हर मशीन का अपना अलग अलग इनपुट और अपना अलग अलग आउटपुट होता है कि नहीं। अब जैसे जो इंसान है उनका अलग अलग खान पान है, और उसके फिर आउटपुट मिलता है उनसे, मतलब उन चीज़ों को जो चीज़ें डाइजेस्ट कर सकते हैं ना, वो है कि नहीं, वो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जूसर मशीन है, अब जूसर मशीन है, आम डालोगे, संतरा डालोगे, अनार डालोगे, मौसम्बी डालोगे तो उसका जूस निकल जाएगा। अब वही में अगर गन्ना ठेल दोगे तो जूसर मशीन का क्या हो जाएगा, कीमा बन जाएगा ना, जूसर मशीन का जूस निकल जाएगा खुद ही। तो वहां पर क्या हुआ, वो आपका जो है डोमेन नहीं हुआ, ठीक है। डोमेन क्या है, जिससे आउटपुट मिले, जिस इनपुट पे आपको आउटपुट मिले। तो इनपुट में भी कलेक्शन बनता जाता है, जैसे आटा की चक्की होती है, चक्की में आपने क्या किया, गेहूं डाला, आटा निकल गया, है कि नहीं। इसी तरीके से आप अगर बजरी होती है ना, उसको डालोगे तो उसका आटा निकल जाएगा, चावल डालोगे उसका आटा निकल जाएगा, है ना। लेकिन अब उसी में अगर आप सरसों डालो और तेल निकालने की उम्मीद करो तो नहीं निकलेगा ना। तो मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे मशीन क्या है, डिफरेंट मशीनें हैं और उनका डिफरेंट इनपुट और आउटपुट है। तो हर मशीन का अपना अलग अलग इनपुट होता है और अब अपना अलग अलग आउटपुट। इसीलिए फंक्शन में आपको हर फंक्शन का अपना अलग अलग क्या होता है, डोमेन होता है, और अलग अलग क्या होता है, आउटपुट। तो हमको चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इसीलिए तो फंक्शन को मैथ ऑफ कहा जाता है ना, क्योंकि भाई जितने डिफरेंट आप जो है फंक्शंस पढ़ोगे उसके डिफरेंट डोमेन्स और क्या होंगे, रेंज होंगे, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि बगैर इनको याद करे जो है आगे की चीज़ें हो नहीं पाएंगी, क्योंकि उसी को क्या साक्षी मानते हुए क्वेश्चन जो है लगते हैं। तो इसलिए हमको हर मशीन का, हर फंक्शन का डोमेन और रेंज भी आगे चलकर याद रखना है, ठीक है। ये तो आपका जनरल चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आपको टेंशन की बात नहीं है। बट यहाँ पर आपने समझा कि फंक्शन क्या है, एक तरह का रिलेशन ही होता है ना, लेकिन उसमें एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है बच्चों, जो ए और बी द्वारा डिफाइन होता है ना, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एवरी एलिमेंट ना सिंगल इमेज देना चाहिए बी में, और इसको हम इस तरह क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को डिनोट करते हैं, और ए आपका डोमेन कहलाता है, बी आपका कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट हम यहां पर समझते हैं, तो ये डिफिनेशन आप अपने भेजे में 10 ग्राम वाले में सेट कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जैसे आप यहां पर ध्यान दें, एक जैसे ये आपका क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है, इसको हमने डिफाइन किया है ना। जैसे ये आपके पास क्या है, y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू यहाँ पर 3x है, सपोज y इक्वल टू क्या है 3x है, और ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है। a और b जिससे रिलेट है वो f है, क्या है f है। x जो हमारा a मतलब डोमेन होता है, a का क्या मतलब है डोमेन, और b का मतलब क्या होता है बच्चों कोडोमेन। डोमेन का मतलब समझते हो इनपुट के कलेक्शन से, इनपुट के कलेक्शन से, और कोडोमेन का मतलब क्या होता है जी आउटपुट के कलेक्शन से, या आउटपुट जहां तक के लिए क्या होता है डिफाइन होता है ना। तो यहां पर देखो सेट ए में क्या है, यहां पे हमने इनपुट क्या लिया 1 2 3 4 5 लिया, ठीक है 1 2 3 4 5 लिया ना, और यहां पर मैंने क्या रखा है 1 1 2 1 2 लिया है, 1 2 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है, 6 लिया है, ठीक है 9 लिया है, 10 लिया है और 12 लिया है, और यहाँ पर मैंने 15 लिया है, ये लिया है। समझ गए, इस तरीके से हमने चीज़ों को डिफाइन किया है ये दोनों, ठीक है। ए हमारा क्या है 1 से 5 तक का है और बी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा जो हमारा बी है यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है नहीं, तो ये कोडोमेन है, मतलब बी 1 से यहाँ पे 15 तक ये जो नंबर्स हैं इसके लिए डिफाइन है। बट यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है कि x का जब 3 टाइम करोगे तब y मिलेगा तुम्हें, x का जब 3 टाइम करोगे तब तुम्हें y मिलेगा। मतलब जैसे x की वैल्यू तुमने 1 लिया तो y तुम्हें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना, बोलो। और जब 2 लोगे क्या लोगे, जब भाई x की वैल्यू 1 तो y कितना आ गया 3, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है 4 पे क्या आ जाएगा 12 और 5 पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो मैंने भी डिफिनेशन बताया कि रिलेशन फंक्शन इज ए रिलेशन जो ए और बी में डिफाइन होगा, तो एक रिलेशन था जिसको मैंने ए और बी में डिफाइन किया था, लेकिन इस तरह डिफाइन किया था कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का देखो एवरी एलिमेंट सेट बी में क्या रखना चाहिए था, सिंगल इमेज रखना चाहिए था कि नहीं बताओ, तो यहां पे रखा है ना। अब यहां पर देखो कोडोमेन क्या है कि कोई सेट जहां से जहां तक के आउटपुट के लिए डिफाइन है, जैसे ये आपका जो मतलब था यहां 1 से यहां पे 15 तक के लिए डिफाइन था, समझ गए। लेकिन सचमुच में जो आउटपुट आपको इनपुट देने पे जो सचमुच में आउटपुट प्राप्त हुआ है उसका जो कलेक्शन है वो रेंज कहलाता है। समझिए रेंज क्या है, इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट प्राप्त हुआ है, इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट प्राप्त हुआ है उसका कलेक्शन रेंज कहलाता है। इनपुट देने पर आप इसको लिख भी सकते हैं, इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट प्राप्त होता है का कलेक्शन आपका रेंज कहलाता है, समझ गए। तो इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वो क्या है 3 6 9 12 और 15, तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, ये आपका रेंज कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। बाकी डोमेन आपका 1 से 5 तक था ही, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ गया है, इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट में कल ना, इनपुट देने पर सचमुच में जो आउटपुट प्राप्त हुआ रहेगा का कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा।
या आप ये कह सकते हैं कम शब्दों में कि रेंज मतलब क्या है, मैप्ड या रिलेटेड आउटपुट। ठीक है, रिलेटेड आउटपुट, रिलेटेड आउटपुट मतलब जो इनपुट से रिलेटेड आउटपुट है, रिलेटेड आउटपुट इन इनपुट। अरे यार, जो इनपुट से रिलेटेड आउटपुट है, या मैप्ड आउटपुट, जो मैप्ड है, क्या है भाई, जो मैप्ड आउटपुट है, जो इनपुट देने पर सचमुच में आउटपुट प्राप्त हुआ है, उसका जो कलेक्शन होगा बाबू, वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, बाकी अब जैसे कोई भी फंक्शन रहेगा ना, तो वो मतलब ऑलरेडी जो है कहाँ से कहाँ तक इनपुट के लिए डिफाइन होगा, वो आपको मालूम होना चाहिए, तो तभी चीज़ें आगे हो सकती हैं। या इस तरीके से चीज़ें दी भी रहेंगी तो आप देखकर चीज़ों को समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइन है ना, क्वेश्चन में मेंशन रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है, पेंशन तो वैसे ही नहीं मिलेगी, तो टेंशन नहीं लो, यहाँ तक चीज़ों को समझो। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या है समझ गए हो। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर देखो, हमें जो रेंज, कोडोमेन और डोमेन जो निकालना होता है, वो रियल नंबर के लिए निकालना होता है। किसके लिए निकालना होता है, तो देखो ये फंक्शन तो आप समझ गए हो भाई, फंक्शन आप समझ गए हो। अब यहाँ पे सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है, या दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन ना, मतलब कई टाइप के, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये इसका जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया, स्टेप फ्लोर वैल्यू फंक्शन हो गया, तो तमाम इस तरह का फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हो गया। तो ये सब फंक्शन होते हैं ना, तो ये सारे मतलब फंक्शन के ही क्या है, स्पेशल टाइप हैं। तो जिनका हम जो है डिस्कशन 1 बाई 1 करेंगे, उसकी टेंशन बात मतलब टेंशन नहीं लेना है। अभी बहरहाल हमने क्या समझ लिया, फंक्शन क्या होता है, और दूसरी बात हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ लिया है। और अब इंपॉर्टेंट चीज, हमें डोमेन और रेंज निकालना किसके लिए होता है, ठीक है, रियल नंबर के लिए। हमेशा हम डोमेन और रेंज यहाँ पर किसके लिए निकालते हैं, रियल नंबर के लिए निकालते हैं। और रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया ही है। कभी भी अगर कोई कहे रियल नंबर क्या होता है, तो ये मत आप बताओ, आप ये सोचो कि रियल नंबर क्या नहीं होता है, क्योंकि होने की तो कई डिफिनेशन है, ना होने की केवल एक डिफिनेशन है। रियल नंबर क्या नहीं होता है, रियल नंबर कौन नहीं हो सकता है, तो मैंने बताया था रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर आप सोच सकते हो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये बात मैंने बताया है, एक्सेप्ट अंडर रूट निगेटिव ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको छोड़कर जितने भी नंबर आप सोच सकते हो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको भूल जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायलॉग मत मारो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये भूलना ही है, एक्सेप्ट अंडर रूट निगेटिव सारे नंबर आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर में पॉइंट, सॉइंट, बटे, सटे ये सारे नंबर्स आते हैं। पॉइंट, सॉइंट जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, जिनका ना निकले, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। या रियल नंबर की एक डिफिनेशन आपने छोटी सी और भी पढ़ी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और अब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होता है, इसको क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल कहा जाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये सब बातें आपको मालूम है। जैसे ये और ये आपका ओपन और क्लोज, इसको क्या कहा जाता है, ओपन क्लोज इंटरवल कहा जाता है। ये इन सब का भी देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये और ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोज ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, या इसको क्या बोला जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। क्योंकि अभी हम जब डोमेन और रेंज निकालेंगे ना, तो एक इंटरवल में निकालते हैं। मतलब मोस्टली जो हमारा डोमेन और रेंज आता है वो क्या आता है,
उसका आंसर एक इंटरवल में आता है, और इंटरवल आपके यही 4 टाइप के होते हैं। तो इन चारों टाइप के इंटरवल्स का आपको पहली बात तो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। या इंटरवल्स होता क्या है आपको मैंने बता भी रखा है कि इंटरवल्स होता क्या, व्हाट इज एन इंटरवल, इंटरवल क्या है, अंतराल क्या है, मैंने बता रखा है ना। द कलेक्शन ऑफ एनी 2 रियल नंबर इज कॉल्ड एन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो रियल नंबर के बीच जो नंबर का क्या होता है, कलेक्शन। ठीक है, 2 रियल नंबर के बिटवीन कलेक्शन ऑफ नंबर जो होता है उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल तो आप जान ही रहे हो ना, एक समय से दूसरे समय के बीच का जो समय होता है वही तो अंतराल कहलाएगा। इंटरवल का क्या मतलब है, भाई इंटरवल होता नहीं है, तो एक टाइम से सेकेंड मतलब दूसरे टाइम तक का जो है, जो बीच का समय होता है वही तो होता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मतलब जो 2 रियल नंबर ना, 2 रियल नंबर के बिटवीन जो नंबर का कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक इंटरवल कहते हैं। और इंटरवल आपके 4 टाइप्स के होते हैं, मैंने बता रखा है। जैसे यहाँ पे ऐसे आपको मिलता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 7, क्या 3 to 7, तो इसका क्या मीनिंग होता है मैंने बता रखा है। ये जो इंटरवल्स होते हैं ना, इंटरवल जो है रियल नंबर के लिए होता है ना, रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसी को हम इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इंटरवल का यूज हम रियल नंबर के लिए करते हैं, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए ना। इंटरवल का यूज रियल नंबर के लिए होता है। तो x बिलोंग्स टू, अगर ओपन इंटरवल 3 to 7 है तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 3 नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, तो इसके बीच की जो वैल्यू होंगी वही सारी होंगी, है ना। अब यहां पर अगर ये पूछा जाए कि इसके बीच कितने रियल नंबर्स होंगे, तो 4 5 6 7, ये बिल्कुल मत बताइएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। नेचुरल नंबर नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इंटरवल का यूज हम रियल नंबर के लिए करते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो मतलब यहाँ पर x की फर्स्ट वैल्यू अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो 3.001, और लास्ट वैल्यू भी बता सकते हो 6.99, और इनके बीच इतनी वैल्यू होंगी, उनको लिखते आप लिख उठोगे दैट मैन वाज नॉट लाइज इन गोला। अब ये आदमी इस गोला पे नहीं रहता है, तो इसके बीच की वैल्यू लिखने की प्रयास हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आगे x की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है और 7 से छोटी, सारी। ठीक है, लिख तो पाए नहीं, इसको हम नंबर लाइन पर शो ऑफ कर सकते हैं। ये जो नंबर लाइन है इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये प्लस इन्फिनिटी होता है और ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा। 3 और 7 को तो आप कंसीडर कर नहीं रहे हो, तो ऐसे ओपन बना लोगे। बीच वाली वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो, तो बीच वाले को आप इस तरीके से कलंकित कर दोगे। ठीक है, कलंकित, कुछ लोग तो ललंकित कर देते हैं, तो चाहे आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। अब x बिलोंग्स टू, अगर क्लोज इंटरवल क्या है भाई, 3 to 7 है, तो इसका भी मतलब जानते हो x की वैल्यू 3 भी ली जाएगी, 7 भी ली जाएगी, बीच की वैल्यू भी ली जाएगी। छोड़ना केवल ओपन में है ना, ओपन में ही चीजें छोड़ना है, क्लोज में सब चीजों को कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना, कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से, और इंड कहाँ पे होगा, 7 पे। अब इसको हम यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 7 बोल सकते हैं। और इसको नंबर लाइन पर कुछ इस तरह जो है हमें 3 और 7, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, 3 पे हमें डार्क करना होता है, 7 पे भी हमें डार्क करना होता है, बीच वाले को भी हमें कलंकित करना होता है, क्लोज में सब कलंकित। ठीक है, ये आपके एंड पॉइंट्स भी और बिटवीन वाले भी ना। तो ये सारे भैया मतलब कंसीडर हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रख लेना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, 2 इंटरवल और हैं, उनको भी समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज। देखिए, डोमेन और रेंज हमें जनरल सीखना है, क्योंकि हर फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज याद रखना है, क्योंकि उन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने हैं, तो हमें हर फंक्शन का डोमेन और रेंज याद रखना है। ठीक है,
तभी कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे देखो जैसे x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन, और ये ऐसे है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, 7 लेनी है, और बीच की वैल्यू लेनी है ना। तो x का मान यहाँ पे हम 3 से बड़ा 7 या 7 से छोटा लेने वाले हैं, और इसको नंबर लाइन पर हमें शो ऑफ करना होगा। यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा। 3 पे हम ओपन बनाएंगे, जबकि 7 पे हम क्या बनाएंगे, बीच वाला को भी डार्क कर देंगे। x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे क्लोज ओपन है 3 to 7, तो x की वैल्यू 3 कंसीडर करनी है, 7 नहीं करनी है, बीच की वैल्यू कंसीडर करनी है। मतलब x की वैल्यू हम 3 से स्टार्ट करेंगे, और इंड यहाँ पर हम कहाँ पे करेंगे, 6.99 पे। मतलब x का मान 3 से बड़ा ले रहे हैं और 7 से छोटा ले रहे हैं नंबर लाइन पर। यहाँ 3 लिखो, यहाँ 7, 3 पे डार्क सर्कल बना लोगे, होलो सर्कल जिसको कहा जाता है ना, और यहाँ पे 7 पे ओपन सर्कल बनाओगे ना, बीच वाले को इस तरीके से कर दोगे। तो ये आपके 4 टाइप्स के इंटरवल थे जिनका यूज हम डोमेन और रेंज में खूब करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डोमेन और रेंज का जो आंसर होता है मोस्टली इंटरवल्स में ही होता है। कभी कभार करली ब्रेकेट में भी आ जाता है, तो करली ब्रेकेट के लिए भी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लो ना। जब देखो लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे तो हम करली ब्रेकेट का यूज करेंगे, लेकिन जब अनलिमिटेड एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो हम इंटरवल्स में ही चीज़ें लिख पाते हैं। ठीक है भाई, इंटरवल्स में हम 2 पॉइंट के बिटवीन, 2 एंड्स के बिटवीन ऑल वैल्यूओं को लिख सकते हैं, और मतलब अनलिमिटेड वैल्यूओं को लिखते हैं। भाई एक इंटरवल के अंतर्गत हम चीज़ों को अनलिमिटेड लिख सकते हैं कि भाई इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या इसके पहले ख़त्म हो रहा है, इस तरीके से हम चीज़ों को लिख लेते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरवल्स का ज्ञान होना। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे अगर ये है जी x बिलोंग्स टू करली ब्रेकेट 3 to 7, तो इसका मतलब एग्जैक्ट यही मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। इसमें अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ ना, तो केवल 2 ही बता सकते हो, जबकि इंटरवल में अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है तो आप इनफाइनाइट ही बताओगे। इंटरवल में अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन कह रहा है कोई भी टाइप के इंटरवल में, तो इनफाइनाइट हुआ ना इंटरवल में। लेकिन अब इसमें क्या है, लिमिटेड एलिमेंट है कि 2 ही तो हैं, खत्म। तो ये बात आप याद रखना। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ओपन इंटरवल 3 to 7 है, इसमें नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स बताना है, नंबर ऑफ ना एलिमेंट्स बताना है, या इसके बीच कितनी संख्याएं होंगी, हाउ मैनी ना नंबर्स बिटवीन 3 and 7, इस तरीके से 3 और 7 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं ना। तो इनफाइनाइट ही तो होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता 3 और 7, अब इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो 2, 3 और 7 2 बता सकते थे, 2 नंबर होंगे, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों का निर्माण होता है, मैं ये नहीं, ज्ञानी लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम जो है यही सब चीज़ें जो है मतलब डोमेन और रेंज ही निकालना सीखेंगे। डोमेन रेंज का हम बेसिक आइडिया जो है सीखेंगे, और उसके लिए हमें इनइक्वालिटी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इनइक्वालिटी का नॉलेज है तभी आप जो है डोमेन और रेंज को निकाल पाओगे। जैसे इनइक्वालिटी, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखना, जैसे अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है, मतलब हम ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ग्रेटर देन और लेस देन के साथ अगर इक्वल टू लगा है तो क्लोज इंटरवल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे 3 और -7, 3 और -7 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि नहीं। अब यहीं में अगर हम पूरे में माइनस का गुणा कर दें, इसमें और इसमें माइनस का गुणा कर दें, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे अब कौन बड़ा, 7 बड़ा हो गया ना। तो ये बात याद रखना, इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देयर आर 4 साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी के 4 साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, है ना।
तो 4 साइन होते हैं, बात याद रखना। देखो जैसे -3 और -7 में बताओ कौन बड़ा है? -3 और -7 में कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बोथ में, तो 3 और 7 देखो आ गया। अब कौन बड़ा हो गया? ये। तो इस वजह से याद रखना इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस बात को अपने भेजे में बैठा लो 10 ग्राम वाले ना, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो। अब अगली बात याद रखो, अब थोड़ा सा आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व होना आना चाहिए। थोड़ा सा क्या ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। इनइक्वालिटी अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती रहेगी तो आप डोमेन और रेंज नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बात आप लिख कर रख लो, ठीक है। इनइक्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए डोमेन और रेंज के लिए। और ऐसा नहीं है, आप जानते हैं डोमेन रेंज के क्वेश्चन पक्के मतलब आपके एग्जाम में 101% आएंगे। अब फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें हर फंक्शन, जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हमें डोमेन रेंज मतलब स्टैंडर्ड वाले का याद रखना है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चनों की डोमेन रेंज हमें निकालनी ही होगी, ये बात आप जानते हैं ना। तो जो अगला वीडियो रहेगा ना उसमें केवल डोमेन रेंज के ही लगभग मैं ये तो 30 से कम तो क्वेश्चन नहीं कराया रहूँगा, 30-40 क्वेश्चनों की मतलब विधिवत प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन लो, जैसे 3x - 7 लेस देन, ठीक है, लेस देन यहाँ पर क्या है x -9 ये है। जैसे इसको हमें सॉल्व करना है तो इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो इसमें x वाला आप एक साइड कर लेते हो और नंबर को एक साइड कर लोगे। 3x - x हो जाएगा लेस देन -9 + 7, 2x और ये क्या हो जाएगा -2, 2 से 2 को कट कर दोगे। x लेस देन देखो -1 आया। अब -1 का मतलब जान ही रहे हो, ये आपका +∞ और ये -∞। -1 आपका यहाँ कहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 से छोटी, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दो। अब देखो -1 से छोटा, -1 से छोटा इधर जाने पे मिलेगा, है कि नहीं? बड़ा अगर इधर जाओगे तब बड़ा मिलेगा। तो ये इधर देखो, ये पूरा -1 से छोटा, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो सोल्यूशन होगा ना, -∞ से -1, ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का। ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आप लोगों को आ चुका है। तो कल हम पहले आपको 4-5 टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं, जैसे डबल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, रेशनल इनइक्वालिटी होती है, मॉडुलस इनइक्वालिटी होती है, और आपका ना कई टाइप की जो है इनइक्वालिटी होती हैं। पहले हम उन इनइक्वालिटी के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आफ्टर दैट मैं फिर आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा। तो कल का जो वीडियो रहेगा काफ़ी बड़ा वीडियो रहेगा ना, जिसमें हम जो है काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ों से लेकर हर चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।